Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 25th December 2020 का एडिटोरियल है इंडियाज़ पाथ आउट ऑफ रूरल डिस्ट्रेस। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया को एक रूरल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है टू ब्रिंग इट्स रूरल एरियाज़ आउट ऑफ रूरल डिस्ट्रेस। इंडिया में हम अभी फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग द न्यू फार्म लॉज। बट जो ये प्रोटेस्ट है फार्मर्स के, इनका सिर्फ ये कंसर्न नहीं है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया फार्म लॉज बनाने में। इनका एक ग्रेटर कंसर्न ये है कि जो एंटायर रूरल इकोनॉमी है इट इज़ फेसिंग ग्रेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब एक तरह से माइजरी या फिर पेन। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो पहले प्रॉफिटेबल होता था अब वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इसलिए रूरल पीपल दे आर डिमांडिंग मोर जॉब्स एंड वो भी एस्पायर कर रहे हैं एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो भी ऑनगोइंग एग्रीकल्चरल प्राइसिंग रिफॉर्म्स हो रहे हैं विथ रिगार्ड टू न्यू फार्म बिल्स, वो कुछ हद तक इस रूरल माइजरी को कम कर सकते हैं। बट स्टिल हमें चाहिए एक रूरल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटायर रूरल इकॉनमी टू ब्रिंग देम आउट ऑफ रूरल स्ट्रेस। आइए जानते हैं रूरल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में। रूरल स्ट्रेस क्या है? एक तरीके से रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम्स या फिर सफरिंग्स हैं। इस सफरिंग के दो रीज़न्स हैं। नेचुरल रीज़न भी हम बोल सकते हैं कि मॉनसून फैक्टर्स है एग्रीकल्चर में, या ड्रॉट है, या पेस्ट है, या वाटर इरिगेशन प्रॉब्लम्स है। अदर फैक्टर्स ये है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, फार्मर्स के पास मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, पेस्ट मैनेजमेंट नहीं है और एक फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम नहीं है। ओके, फर्दर जो रूरल एरियाज़ है इंडिया में, वहाँ पे इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर पीपल रहते हैं। दे हैव पुअर या फिर नो एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, रोड। मीन्स जो बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक प्रॉपरली एक्सेस नहीं हो पाया है रूरल पीपल को। देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होती है तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करती है। बट जो इंडिया का रूरल डिस्ट्रेस है उससे ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे जेंडर डिवाइड बढ़ रहा है। इसका क्या रीज़न है कि जो मैन है वो बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रेस स्टेट के बाहर माइग्रेट कर रहे हैं बेटर जॉब्स के लिए। तो जो एग्रीकल्चर है रूरल एरियाज़ में उसका फेमिनाइजेशन हो गया है। दैट इज़ एग्रीकल्चर का बर्डन है वो फीमेल्स के ऊपर शिफ्ट हो गया है। और फर्दर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक जेंडर डिवाइड देखने को मिलता है ड्यू टू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। विमेन का वर्क रोल तो एग्रीकल्चर में बड़ा है, बस उस हिसाब से उनका ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल एसेट्स नहीं मिला है उनको। दे आर जस्ट वर्किंग, जबकि एग्रीकल्चरल एसेट्स आर स्टिल इन द नेम ऑफ देयर हस्बैंड्स और अदर फैमिली मेम्बर्स, मेल फैमिली मेम्बर्स। अब हम ये देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रूरल डिस्ट्रेस। पहला फैक्टर है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अभी भी जो पीपल है रूरल एरियाज़ में वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। इसका ये रीज़न नहीं है कि एग्रीकल्चर बहुत ल्यूक्रेटिव है उनके लिए, बट इसका ये रीज़न है क्योंकि उनके पास अल्टरनेट करियर ऑप्शंस नहीं हैं। दे आर फोर्स टू डू एग्रीकल्चर। वर्ल्ड में हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म जॉब्स, जो इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता। अभी भी इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट के मोर देन 40% शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कंपेयर टू लेस देन 20% इन चाइना एंड लेस देन 2% इन यूएस। यानी जो ये शिफ्ट है फार्म टू नॉन फार्म जॉब्स ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका एक रीज़न ही है दैट इज़ लैक ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड फैक्टर है कॉन्स्टेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया में हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं दे आर माइग्रेटिंग टू रूरल एरियाज़। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूरल एरियाज़ में लैंड का कॉस्ट कम है और कॉस्ट कम्पिटिटिव रहने के लिए। बट जो इनका ओवरऑल एक्सपेंशन है रूरल एरियाज़ में दैट इज़ वो इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू पुअर फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़। अगर रूरल एरियाज़ में मैन्युफैक्चर सेक्टर बढ़ता तो उससे लोकल इकोनॉमी तो बूस्ट होती, फर्दर जो रूरल पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती। बट क्योंकि विलेजेस में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, वी कैन से रोड्स, वेयर हाउसेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो उनका स्किल्स इस लेवल का नहीं है। दैट इज़ अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है इंडिया में।
इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रूरल एरिया में नहीं हो पाया है। थर्ड फैक्टर है बैंकिंग डिस्ट्रेस प्लस डिस्टॉर्टेड लैंड मार्केट्स। बैंकिंग सेक्टर में हमें डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। रूरल स्ट्रेस एक सिम्टम है बैंकिंग डिस्ट्रेस या फिर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का। ये कैसे? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस क्या कर रहे हैं, ये शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में, और ये ज़्यादा बैंक लोन्स ले रहे हैं। किस तरीके से? सबसे पहले ये रूरल एरियाज़ के लैंड को ग्रैब कर रहे हैं, फिर उसी लैंड को एक तरह से कोलेट्रल की तरह रख रहे हैं बैंक लोन लेने के लिए, गिरवी जिसे हम बोल सकते हैं। फिर इस कोलेट्रल से उनको दोबारा से ज़्यादा बैंक क्रेडिट मिल रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, क्योंकि ये लेस एफिशिएंट है, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और ये जो बैंक लोन है बैंक को वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसे इनका बैलेंस शीट तो ख़राब हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस का, प्लस बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर एनपीए इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, जो फंड डाइवर्ट होने चाहिए थे रूरल एरियाज़ में वो डाइवर्ट नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज बैंक के पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा है लैंड करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रॉफिट होना चाहिए था विलेज लेवल पे वो नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट फैक्टर है इनएफिशिएंट एनर्जी सेक्टर। दो इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर सिस्टम 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, बट स्टिल जो इंक्रीजिंग डिमांड आ रही है रूरल एरियाज़ की, इंडिया उसे फुलफ़िल कर पाने में इनसफिशिएंट है। और जो इंडिया की ग्रीन ग्रोथ है दैट हैज़ वर्सनड इन रूरल एरियाज़। इसका रीज़न क्या है? जो सिटीज़ में क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, बट रूरल एरियाज़ में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एनर्जी एफिशिएंसी नहीं मिलती है। और क्योंकि अभी डी अर्बनाइजेशन का ट्रेंड चला है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दे आर शिफ्टिंग टू रूरल एरियाज़, इनकी एनर्जी नीड पूरी नहीं हो पा रही है, एंड क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं है तो इसीलिए इंडिया की ग्रीन ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ के पास यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है और ग्रेटर लैंड अवेलेबिलिटी है। यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? मीन्स उनके पास यंग एज के बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम करने के लिए रेडी हैं, और लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो प्रोवाइड करती हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और भी बहुत सारे रीजंस हैं रूरल एरियाज़ में टू अट्रैक्ट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। वो रीजंस हैं लार्ज मार्केट साइज बिकॉज ऑफ लार्जर पॉपुलेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी कम होगी यहाँ पे, इसीलिए लॉन्ग टर्म स्टडी रेवेन्यू मिल सकता है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा। बट हमें क्या देखने को मिलता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास $100 ट्रिलियन से ज़्यादा का फंड है, बट ये फंड रूरल एरियाज़ रूरल प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं हो रहे हैं। यानी जो ये पोटेंशियल है रूरल एरियाज़ का ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, रूरल एरिया में जो ये फाइनेंस चाहिए इसे, ये फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होना, ये कैसे हो सकता है? थ्रू द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉर्पोरेट और फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले फंड्स की ज़रूरत है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं विलेजेस के, जैसे मार्केट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, मंडीज़ हैं, विलेज पंचायत हैं, जोनल काउंसिल्स हैं, यानी इन सब इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिससे जो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इसका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाए, और अर्बन और रूरल लिंकेजेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा टू बिल्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। यानी अर्बन और रूरल कैसे लिंक कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी वी कैन से, और जो ह्यूमन एक्सचेंज होता है, जैसे अर्बन और रूरल डिवाइड है कि अर्बन पॉपुलेशन में स्किल्ड ह्यूमन पोटेंशियल है, उनको अगर हम यूटिलाइज करें या फिर चैनलाइज करें इन रूरल एरियाज़ तो दिस विल ऑल्सो प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपेंशन इन रूरल एरियाज़। ये कैसे हो सकता है? जो ये लैंड मिस एलोकेशन हो रहा है इसे रिड्यूस करके, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो स्किल बिल्डिंग स्किल्स रिसोर्सेज चाहिए ये प्रोवाइड करके, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करके। जो लैक ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलती है, अगर हम इसको कम करेंगे और जो विलेज का डेवलपमेंट है और जो एनर्जी पॉलिसीज़ हैं इन्हें हम इंटीग्रेट करेंगे क्लाइमेट चेंज एजेंडा के साथ, तो ये भी एक बेटर तरीका होगा रूरल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो इन द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो अभी प्राइस रिफॉर्म्स की बात चल रही है सिर्फ इनकी ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा रूरल एरियाज़ को अगर ट्रांसफॉर्म करना है
तो जो फिजिकल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब तक हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वीक रह जाएंगे या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर रहेगा तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि रूरल स्ट्रेस को दूर करने के लिए लॉन्ग टर्म रूरल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जब ये होगा तभी पॉसिबल होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपेंड होना, तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को टैप कर पाएंगे। मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जेंडर इक्वालिटी रूरल एरियाज़ में प्रमोट होगी और जॉब्स आएंगी और हम ग्रीन एनर्जी की ओर या फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की गोल्स की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इंडिया का जो गोल है 2025 तक एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया का रूरल डिस्ट्रेस कम कर पाना। जब इंडिया का रूरल डिस्ट्रेस कम होगा तभी इंडिया इस गोल को भी अचीव कर पाएगा। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।